नमस्ते। हमारी इस खास बातचीत में आपका आपका स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे हैं, आतंजीत सर हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इस समय, चूँकि लोकसभा चुनाव अब जब सामने खड़ा है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो खूब चर्चा में हैं। हालाँकि अभी जब हम थोड़ा-सा पीछे चलें, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे 5 राज्यों के, उसमें खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरीके का चुनाव परिणाम आया, उस समय एक चर्चा इस बात को लेकर के शुरू हो गई थी कि क्या ये जो मुद्दे हैं, वो चुनाव के लिए असरकारक हैं? कोई भी असर क्या चुनाव में ये मुद्दे डाल पाते हैं? इस तरीके के तमाम सारे सवाल उठाए गए थे। हालाँकि जो तमाम विश्लेषक हैं, जो तमाम जानकार हैं, चाहे वो संविधान के जानकार हों, समाज के जानकार हों, राजनीति के जानकार हों, उन सबका ये मानना है कि मुद्दों का असर जो है वो चुनाव में हर हाल में रहता है। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सामान्य, जो बिल्कुल निचले तबके के लोगों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनके जीवन को इफ़ेक्ट करते हैं, या बल्कि यूँ कहा जाए कि ना केवल उनके जीवन, बल्कि उनके और उनसे जुड़े हुए हर व्यक्ति के, पूरे परिवार के, समाज के, प्रदेश के और फिर देश के, सभी को प्रभावित करने वाले ये जो मुद्दे हैं, उनको लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पिछले सरकारों के समय पर शुरुआत हुई थी और एक बहुत ही निचले तबके को एक कुछ गारंटी के तौर पर वो चीजें शुरू हुई थी ताकि उनके जीवन के स्तर को कुछ ठीक किया जा सके। पर आज उनकी क्या स्थितियां हैं, क्या हालात हैं, उस पर बात होगी। और साथ ही साथ जो आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, इन सारे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। आदमजीत सर, चूंकि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने आकर के खड़ा है, तो मैं बाकी चीजों पर बात करूं उसके पहले जरा सा ये समझना चाहता हूं मैं कि जो जो मैंने सबसे शुरू में जिक्र किया, मुद्दे जो हैं वो कितने इफेक्टिव होते हैं लोकसभा के किसी भी चुनाव के तहत अगर हम देखें तो चुनाव में कितना इफेक्ट डालते हैं, एक बहुत संक्षेप में, फिर हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। देखिए, जहां तक मुद्दों का सवाल है, एक होता है नरेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर का जो अनावरण होना है 22 जनवरी को, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान जो है राममय हो जाएगा। और 2047 तक का उन्होंने रोड मैप भी दे दिया कि 2047 तक देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हालांकि कुछ लोगों का जो इकोनॉमी का ज्ञान रखते हैं या जो अर्थशास्त्र का विज्ञान समझते हैं, वो ये कहते हैं कि जो ग्रोथ पिछले 10 साल में मोदी सरकार में रही है, वो करीब 5.8 to 6% की ग्रोथ रही है। अगर 6% की ग्रोथ से अगर हम पर कैपिटा इनकम को आंकें, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो हमेशा 1.5 से 2% कम होती है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी कांस्टेंट है, मान लीजिए कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी चली आ रही है, अगर वही पॉपुलेशन ग्रोथ रही तो 2047 तक हम देश की विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी के अनुसार तो बन जाएंगे, पर हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो डबल से ऊपर नहीं जाएगी। तो आज हमारी अगर 4 गुने से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। अगर हमारी आज पर कैपिटा इनकम $2,500 है, तो वो करीब $10,000 रहेगी। यानी कि उसको अगर आप डॉलर को कन्वर्ट करें, आज 83 रुपए का डॉलर है, तो 83,000 रुपए करीब इनकम पर कैपिटा होगी, जो चाइना की पर कैपिटा इनकम से आज की डेट में भी कम है, क्योंकि चाइना की पर कैपिटा इनकम करीब $12,000-13,000 पर पर्सन है। तो इसका मतलब यह है कि 2047 में 24 साल बाद भी आज की चाइना से हम पीछे हैं। तो हम क्या चाइना से 24 साल पीछे हैं या हम चाइना से 40 साल पीछे हैं? तो ये समझना पड़ेगा कि देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर क्या हम प्रगति करेंगे, या पर कैपिटा इनकम को किस तरीके से बढ़ाना है और इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये एक विषय है जिस पे सब लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में। जी जी, प्रकाश जी। एक 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 जवाब सर, और बहुत बस 2 लाइन में, जो हम चूंकि बात करेंगे अभी आंकड़े आएंगे इसमें। सर, आंकड़े जो आज की तारीख में जारी हो रहे हैं, उनके उनको लेकर के खूब सारे सवाल उठाए जाते हैं, बहुत तरीके की बातें होती हैं। कितना विश्वसनीय आज ये आंकड़े रह गए हैं जो सरकार की तरफ से जारी होते हैं? और इसके अलावा अगर आंकड़ों को समझना हो आदमी को, जो लोग इस डेटा को, किसी भी डेटा को समझना चाहते हैं, तो वो फिर क्या करें कि उनको विश्वसनीय डेटा मिल सके? सर, 2 लाइन में इसके बाद फिर हम आ जाते हैं आंकड़ों पर। देखिए, जहां तक डेटा का सवाल है, डेटा के बारे में मैं एक बात कह दूं कि डेटा जो रिवील करता है वो वही समझ सकता है जो उसकी परतें ठीक से समझ सके। आप और हम अगर कहें कि हमारी जीडीपी 7% से इस साल ग्रो करेगी,
तो देश में अच्छा विकास हो रहा है। लोग कहेंगे 7% पे हम ग्रो कर रहे हैं, जो कि हम आज से 2014 से पहले कर रहे थे। पर अगर आप 2004 से 2009 का आंकड़ा देखें तो हम 9.8% और 9.5% पे ग्रो कर रहे थे। और यूपीए 2 के कार्यकाल में हम 2014 तक हमारी ग्रोथ रेट जो थी वो 9%, 7.5 से 7.8% थी। तो ये ग्रोथ रेट में हमारा जो 2% की गिरावट आई है, क्या ये चिंता का विषय है? तो मैं कहूंगा नहीं। चिंता का विषय ये नहीं है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2% कम आई है। चिंता का विषय ये है कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो नहीं बढ़ी है पिछले 10 सालों में, और जिसकी वजह से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का मतलब यही है कि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है अपना राशन खरीदने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए। उसका सीधा सीधा असर एजुकेशन बजट पे जाएगा, हेल्थ बजट पे जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था तो एक तरफ है, पर अगर हम सोशल इंडेक्स देखें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोगों का स्थान जो है वो 111वें पे पहुंच गया है। और जिस तरीके से स्टंटिंग और वेस्टिंग की बातें आती हैं बच्चों में, तो उससे ये है कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि बच्चों का जब बच्चों का जो शारीरिक विकास नहीं होगा, दिमागी विकास नहीं होगा, तो वो आगे चल के सक्षम कैसे होंगे काम करने के लिए। तो ये सब चिंता का विषय है, क्योंकि अगले 20 साल में इसका रिजल्ट जो है वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और जो चिंता का विषय है हमारे हमारी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। जी राम। जी अतुल सर, अब हम आ जाते हैं जरा लोगों के जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए, और सबसे पहले बात हम निचले तबके पर पहुंचते हैं। कांग्रेस के जमाने में साल 2004-2005 में एक शुरुआत हुई थी, 2005 में शुरुआत हुई थी मनरेगा स्कीम की, जिसके अंतर्गत एक रोजगार की गारंटी की बात हुई थी। अभी उसके हालिया जो आंकड़े आए हैं उसमें क्या कुछ बदला है तब से और आज तक, और ये बदलाव जो है वो किस तरफ जा रहा है, कितना अहम है ये बदलाव? देखिए, जहां तक मनरेगा की बात है, मनरेगा 2005 में जो है यूपीए 1 की सरकार ने रोजगार गारंटी कानून लेके आए थे। तो रोजगार गारंटी कानून में यह था कि 100 दिन का काम मांगने पे मिलना चाहिए, और अगर 15 दिन के अंदर उसको काम नहीं मिलता है तो उसको उसका भत्ता मिलना चाहिए। क्योंकि काम करने का और राइट टू फूड एक्ट और राइट टू वर्क एक्ट, ये जो था ये यूपीए 1 और 2 की यूपीए 1 की उपलब्धि थी कि काम सरकार का काम है, दायित्व है काम देना, ताकि आदमी अपना जीवन यापन कर सके। अब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं पिछले 2018-19 से, तो 2018-19 में 5 करोड़ 27 लाख लोग जो है वो हाउस होल्ड जो है वो मनरेगा में काम मांग रहे थे या उनको काम मिला था। 2019-20 में 5 करोड़ 48 लाख, 2020-21 में 7 करोड़ 55 लाख, और 2021-22 में 7 करोड़ 26 लाख। ये फिगर जो है लॉकडाउन के समय मई और जून 2020 में 3 करोड़ 4 लाख लोगों ने, हाउस होल्ड्स ने, एक हाउस होल्ड में 2 लोगों को काम मिलता है, तो 3 करोड़ लोगों ने मई और जून 2020 में, लॉकडाउन था, बहुत सारा पलायन हुआ शहरों से गांव की तरफ, लोगों ने काम मांगा, और वही सिचुएशन जून और जुलाई 2023 में भी आई। मतलब कहने का यह है कि 2020 और 2023 में जहां तक बेरोजगारी का विषय है, जहां तक काम का विषय है, जहां तक गारंटी 100 दिन का काम मांगने का विषय है, उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। उल्टा लोग जो है मनरेगा में जो करंट डेटा पिछले महीने का अक्टूबर से दिसंबर का सीएमआई का डेटा आया है, वो तो यहां तक कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो 20 से 24 साल के लोगों में है वो करीब 44.34% हो गई है, और जो 25 से 29 साल के लोग हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो करीब 15% हो गई है, और 30 से 35 साल के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट 2 से 2.5% से ऊपर हो गई है। इसका मतलब ये है, इसका सीधा सीधा विषय जो है मनरेगा से अटैच हो जाता है कि मनरेगा के डेटा में ये देखा गया है कि 2.5% की बढ़ोतरी हुई है हाउस होल्ड्स की जो काम मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में काम नहीं मिल रहा है, सरकारी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए मनरेगा में उसको मजदूरी मांगनी पड़ रही है। जी राम प्रकाश। जी 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 सर, ये जो मजदूरी की बात है, अब एक तरफ श्रमिक हो गए, दूसरी तरफ किसानों की बात। किसान और ये मजदूर हैं, उनका आज की क्या स्थिति है उनकी? क्या इनके लिए आज भी जगह बची हुई है? जिस तरीके से बात होती है किसानों की आय को दुगनी कर दिया जाएगा, इनका जीवन, लेकिन आय दोगुनी होने की बात होती है, पर कैसे, कहाँ जो लोग नीति निर्धारण करते हैं वो कहाँ बैठे हैं, वो किसानी को कितना समझते हैं, और साथ ही साथ इनके जीवन स्तर को उठाने जैसी जो बात होती है कि हम किसानों के जीवन स्तर को कैसे उठाएं, खेती किसानी की गुणवत्ता को कैसे ठीक करें, ये सारी चीजें कितनी महत्वपूर्ण रह गई हैं और आज की तारीख में ये सारी चीजें कहाँ खड़ी हैं?
कोई जगह है इनकी या फिर केवल बातें भर हो रही हैं? देखिए, ऐसा है राम प्रकाश जी, जहां तक किसानी की बात है, किसानी का जो विषय है वो घाटे का सौदा हो गया। आपने देखा किस तरीके से इनपुट कॉस्ट जो है उसमें 100% बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने लॉकडाउन के बाद, आपको पता है कि फर्टिलाइजर्स की जो हमारा 60% फर्टिलाइजर इंपोर्ट होता है और वो इजिप्ट से और मिडिल ईस्टर्न कंट्री के द्वारा हमारे पास आता है। यूक्रेन रशिया वॉर में जो फर्टिलाइजर कॉस्ट थी लॉकडाउन से लेके और यूक्रेन रशिया वॉर तक 2023 तक फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ी, करीब 60% से 70% बढ़ी, जिसमें अब थोड़ा सा गिरावट आई है। तो हमारा जो फर्टिलाइजर कॉस्ट सरकार बेयर करती है वो करीब 2.5 लाख करोड़ पहुंच गया। अब इस साल का बजट सरकार ने उसमें 1,70,000 करोड़ का बजट बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी कम होने की वजह से भी उर्वरकों की जो हायर कॉस्ट है वो किसानों पर पड़ी। भाई, जो डीएपी की बोरी जो है 1950 रुपए में आती थी 45 किलो की, आज उसका वजन भी 40 किलो हो गया और दाम भी बढ़ गए, सीड्स के भी दाम बढ़ गए। पर अगर आप आउटपुट को देखें तो गेहूं को लेकर और चावल को लेकर तो पॉलिटिकल स्लगफेस्ट चलता है। दो पॉलिटिकल पार्टीज में कर्नाटक में देखा किस तरीके से, जब कर्नाटक में कह रहा हूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा किस तरीके से इलेक्शन आए तो छत्तीसगढ़ में 2700 रुपए रेट गेहूं का कर दिया गया और छत्तीसगढ़ में 3200 रुपए रेट धान का कर दिया गया और मध्य प्रदेश में 2700 रुपए रेट गेहूं का कर दिया गया। जबकि उसका जो सरकार द्वारा निर्धारित उसकी मैक्सिमम एमएसपी है वो 2200-2250 रुपए ही थी। और बाकी फसलों पर तो जैसे दलहन तिलहन पे तो रेट मिलता ही नहीं है। तो और गन्ना किसानों को भी जो है 1.5 साल पेमेंट मिल मालिकों से नहीं मिलती है जब वो गन्ना देते हैं। अभी भी यूपी में जो है 0 रेट की पर्ची कट रही है जब तुलाई हो रही है गन्ना की, और इस बार गन्ना का सत्र भी लेट शुरू हुआ है। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो किसान के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, क्योंकि उसको कर्जा लेके उर्वरक खाद और बीज खरीदने पड़ते हैं, फिर उसमें जुताई भी होती है, फिर उसमें प्लांट और मशीनरी भी इंप्लॉय करनी पड़ती है, उसको लेबर भी इंप्लॉय करनी पड़ती है। एक किसानों की लंबित मांग ये भी है कि मनरेगा मजदूरों को आप किसानी से जोड़ दें। मान लीजिए आप मनरेगा के रेट हर स्टेट के अलग अलग हैं। सबसे लो रेट जो है वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, करीब 220 से लेकर 229 रुपए तक, और सबसे ज्यादा रेट जो है हरियाणा में है, 357 रुपए मनरेगा मजदूर को एक लेबर का रेट मिलता है। आप 100 दिन का काम उनको सुनिश्चित करना चाहते हैं, किसान को भी लेबर की जरूरत पड़ती है। अगर आप मनरेगा को किसानी से जोड़ दें और वहीं के जो बीडीओ और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उसको सुपरवाइज कर लें, तो मनरेगा मजदूरों को 100 दिन काम मिलने का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और किसानों को जो मजदूरी चाहिए वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर इस मांग को लेकर भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे जो है तवज्जो नहीं दी है। वो एमएसपी को लेकर तो पॉलिटिक्स करते हैं, पर किसानों की जो असल समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, ट्यूबवेल की समस्या हो, चाहे वो हैप्पी सीडर्स मशीन को लेके या सुपर सीडर मशीन को लेके पराली की समस्या हो, चाहे वो खेत से लेकर एपीएमसी मंडी तक या प्राइवेट मंडी तक माल कैसे जाएगा उसकी समस्या हो, या प्राइवेट मंडी में एमएसपी से नीचे माल नहीं बिकेगा उसके कानून का बनाने की समस्या हो, अभी तक सरकार ने उस पर कोई भी काम नहीं किया है। शायद वो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इन चीजों को लेके बंधित हैं, क्योंकि वो वहां से पैसा उठाते हैं, लोन उठाते हैं, इस वजह से शायद वो एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं और किसानों को उनकी जीविका की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जिस वजह से किसान का बच्चा जो है वो शहर में जाके गार्ड की नौकरी करता है, ई रिक्शा चलाता है, ठेला लगाता है और असंगठित क्षेत्र में काम मांगता है। इसी वजह से मनरेगा में मजदूरी बढ़ गई है, क्योंकि किसान को अपने खेत में अपनी फैमिली द्वारा काम करवा के भी नुकसान है। इसीलिए मैं कहता हूं अगर मनरेगा को आप किसानी से जोड़ देंगे तो उसी किसान का बच्चा मनरेगा में 100 दिन का काम भी कर लेगा और उसका लेबर रेट का, एज पर स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, C2+50 का किसान को उसका रेट भी मिल जाएगा, जिसकी लेबर वो अपने लेबर रेट से मनरेगा मजदूरों को भी दे सकता है। जी, एक चीज और सर, संक्षेप में जरा सा एक लाइन में समझ ले, फिर अपने अगले सवाल की। और ये कोई सवाल नहीं था, बस एक समझने की दृष्टिकोण से लोगों के लिए। किसान की बात जिस तरीके से अभी आपने की, श्रमिकों की बात आपने की, ये सारी चीजें इस तरीके से हैं कि बहुत बहुत घाटे वाली चीजें जैसे दिख रही हैं और सुनने में लगती हैं, देखने में भी लगती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सर, हर सरकार की जरूरत ये क्यों होती है, हर सियासी दल की ये जरूरत क्यों होती है कि आप इनको बिना पॉइंट किए बात कर ही नहीं सकते हैं? आपकी हर भाषण में, आपके हर
चाहे जितनी लच्छेदार आप घोषणाएं करें, ये पिन होते हैं, ये सामने रखे जाते हैं, इनकी बात बार बार दोहराई जाती है, लेकिन स्थिति में किसी तरीके का सुधार नहीं किया जाता है। देखिए, स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारी देश की नीति के ऊपर डिपेंडेंट है। आप देखते हैं जो सत्ता दल ऑपोजिशन में होता है और बाद में वो सत्तारूढ़ हो जाता है, जब वो सत्तारूढ़ हो जाता है तो वो वही करता है जो देश की ब्यूरोक्रेसी बताती है या देश की इकोनॉमिक पॉलिसी बताती है। और जब यही सत्ता दल जो है जब ऑपोजिशन में होता है तो वो त्राही त्राही करता है। जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो वो एक ही चीज कहते थे कि एमएसपी मिलनी चाहिए और स्वामीनाथन कमीशन C2+50 पे मिलनी चाहिए, और उन्होंने एमएसपी कमीशन को हेड भी किया था सीएम्स की। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार जो है एमएसपी नहीं दे सकती। तो कौन वो शक्तियां हैं जो हमारे हाथ बांध देती हैं कि जो वादे हम अपने लोगों से करते हैं, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो सोशल इक्वालिटी की बात हो, चाहे वो सोशल जस्टिस की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, तो जब हम सरकार में बैठ जाते हैं तो हम उसमें वो चीजों को क्यों नहीं कर पाते, ये तो सरकार में बैठे लोग ही बता सकते हैं। जी जी, इसका मतलब बहुत साफ है कि आप सत्ता से बाहर हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी चीजें हो जाती हैं, ये किसान हो मजदूर हो ये जरूरी हो जाते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो फिर ये आपके लिए मजबूरी हो जाते हैं, आप एक तरीके से ढोने जैसा सीन बना दिया जाता है। जी बेरोजगारी भी सर उसमें एक बड़ा विषय है। जी, बेरोजगारी भी एक बड़ा विषय है। बेरोजगारी और महंगाई पे ऑपोजिशन पार्टी सिलेंडर सर पे लेके जो घूमती हैं और जो लामबंदी सवाल भी सर मेरा यही था कि जो बेरोजगारी और महंगाई है उसमें, जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे अर्थव्यवस्था का, तो उसमें ये जो अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, इसके लिए सर सामान्य आदमियों को इसको कैसे ये लोग समझें और क्या महत्व है इस तीसरी और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था से, कितना बदल जाएगा इनका जीवन इससे? देखिए, नोटबंदी के बाद हमारे देश में 6000 बड़ी कंपनियां हैं, 60,000 लघु उद्योग हैं या एमएसएमईज हैं बड़े, उसके बाद 6 लाख छोटे एसएमईज हैं और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं। मतलब अगर आप इसका थोड़ा टोटल आकलन करें तो करीब 6 करोड़ 60-70 लाख हमारे मध्यम और बड़े उद्योग, मध्यम और छोटे उद्योग हैं या माइक्रो यूनिट्स हैं जो प्रभावित हैं आज की वैश्विक मंदी से। और जो बड़ी कंपनियां हैं, 6000 बड़ी कंपनियां हैं, वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को बढ़ाकर उसके अगेंस्ट बैंकों से लोन लेकर अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करती हैं। अगर वो 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे नहीं भी काम करेंगी तो वो तब भी तनख्वाहें बांट सकती है, उनकी फैक्ट्री बंद नहीं होगी। पर माइक्रो यूनिट्स और छोटी यूनिट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब वो एक पर्टिकुलर स्टॉक बना देती हैं, प्रोडक्शन कर देती हैं, अगर उसका 50% स्टॉक का पैसा उनके पास नहीं आया, नहीं बिका, तो वो अगली प्रोडक्शन लाइन नहीं कर सकती हैं, जिस वजह से कई माइक्रो यूनिट्स बंद हो गई हैं और कई छोटे लघु उद्योग जो हैं वो ठंडे पड़े हैं। वजह उसकी ये है कि डिमांड नहीं है, और डिमांड इसलिए नहीं है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसान सम्मान निधि तो दे सकते हैं 6000 रुपए की, पर क्या उससे डिमांड बढ़ेगी? डिमांड बढ़ाने के लिए आपको लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए आपको रोजगार देना पड़ेगा, और रोजगार देने के लिए आपको रोजगार के एवेन्यूज खोलने पड़ेंगे। जब इस सरकार ने मनरेगा में, आपको जैसे मैंने बताया 2020-21 में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्चा हुआ, जो बजट एस्टिमेट था वो करीब 60-70 हजार करोड़ का था, और जब 5 महीने या 6 महीने में जब वो पैसा खत्म हो गया तो उन्होंने और उसका क्या नाम बजट किया, रिवाइज एस्टिमेट किया, तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट 2021-22 में था। 70-72 हजार करोड़ रुपए फिर उन्होंने एस्टिमेट बनाया 2022-23 का, पर खर्चा करते करते 80-82 हजार करोड़ रुपए वो 2022-23 में भी खर्चा हो गया। अब 2023-24 का बजट फिर 60 हजार करोड़ का बना दिया। अब ये पैसा जो वो मैंने आपको बताया, जैसे फूड सब्सिडी है या आपकी क्या नाम है, उर्वरकों का बिल हमारा 2.5 लाख करोड़ से 1,70,000 करोड़ हो गया, तो वो जो 70,000 करोड़ बचाए उसको मनरेगा मजदूरों में बजट 60,000 का 1,30,000 करोड़ करने के, उन्होंने उस पैसे को रोड रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने जब 80,000 करोड़ रुपए खर्चा किया और 12,000 करोड़ का बकाया है स्टेट्स का, मतलब कुल मिला के 90,000 करोड़ रुपए का जब बजट आपको दिख रहा है खर्चा हो रहा है, तो आपने बजट 60,000 करोड़ का क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा कि हमने जल जीवन मिशन में जो है
वो 75,000 करोड़ का बजट कर दिया है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में बजट जो है वो 45% बढ़ा दिया, जल जीवन योजना में 50% बढ़ा दिया। उससे क्या होगा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मनरेगा की लेबर है वो एम्प्लॉय हो जाएगी, क्योंकि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जब घर बनाने का काम आएगा तो ये लेबर वहां काम आएगी, और जल जीवन योजना में जब हर घर जल योजना का प्रावधान करेंगे तो वही लेबर जो है वहां काम करेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लेबर डिस्प्लेस नहीं कर सकते आप इतनी जल्दी में। अगर मान लीजिए जल जीवन योजना आपकी एक स्पेसिफिक स्टेट में, हिमाचल में, उत्तराखंड में चल रही है और लेबर को राजस्थान में काम नहीं मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान की लेबर जाएगी उत्तराखंड में जल जीवन मिशन में काम करने? या प्रधानमंत्री आवास योजना में मान लीजिए कर्नाटका में प्रोविजन हुआ 30,000 करोड़ का, या मध्य प्रदेश में प्रोविजन हुआ 18,000 करोड़ का, तो क्या उत्तराखंड की और यूपी की लेबर जो है वो मध्य प्रदेश जाके काम करेगी? तो लेबर को डिस्प्लेस करना इतना आसान नहीं है। जो जहां पे कार्यरत है, जो जहां पे रह रहा है, जिसका जहां पे परिवार है, जिसका जहां पे घर है, वहीं पे वो काम मांगेगा ना। तो मनरेगा का बेसिक एसेंशियल कॉन्सेप्ट यही था कि जो जहां लोकेटेड है उसको वहीं पे 100 दिन का काम मिले, ताकि वो उसके हाथ में कुछ पैसा आए और वो खरीदारी कर सके। हमने पिछले 40 सालों में, जब से 91 से हमारी इकोनॉमी खुली है, पिछले 40 सालों में हमने कोई भी ऐसा साल नहीं देखा जिसमें रूरल डिस्ट्रेस हुआ हो या रूरल खरीदारी में दिक्कत आई हो। पर 2017 के बाद मोदी सरकार में आपने देखा कि पिछले 8 सालों में रूरल डिस्ट्रेस आ गया है। जरूरत का सामान भी जो है वो गांव देहात में लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, बेसिक राशन तक नहीं खरीद पा रहे हैं, साबुन नहीं खरीद पा रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर के आप सेल्स के टारगेट्स देख लीजिए और चीजों के देख लीजिए। तो जब एसेंशियल कमोडिटीज को खरीदने में असमर्थता है लोगों की, तो आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। जी राम प्रकाश जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।